नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासत से परिचय कराना है और जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के स्थापत्य की चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग प्राचीन भारत के स्थापत्य में सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 का वीडियो जो है वह हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो याद होगा कि पार्ट 1 में हमने जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के किलेबंदी वगैरह की चर्चा की थी और पार्ट 2 में उसके नगर के आकृति की चर्चा की थी कि नगर जो है किस प्रकार दो पार्ट में जो है वह बटा हुआ था और एक ऊंचा टीला और एक जो है वह नीचा, और उसके पीछे जो है वह की सोच क्या थी। इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सड़कों की, बंदरगाह की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग जो है वह जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भवन निर्माण की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन जो है वह जो मिली हैं वह जो है, देखिए कि कोई भी भवन जो है वह जो होती है वो देखिए मूल रूप से जो है क्या होती है, मिट्टी की हो सकती है या जो है वह कच्ची ईंटों की हो सकती है, पक्की ईंटों की हो सकती है या पत्थर के हो सकते हैं, यही हो सकती है। भवन जो है, कोई भी जो भवन बनेगी वो इसी 4 प्रक्रिया से बनेगी। ठीक है, हमें मिट्टी के कुछ भवन का निर्माण जो है वह हमें मिलता है कब, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, जिसमें मेहरगढ़ में हमें जो है वह जो एक बस्ती मिलती है वह जो है मिट्टी से बनी हुई जो है वह मिलती है। और जहां तक रही बात पत्थर की, तो पत्थर में जो है वो यहां पर हमें पत्थर से बने हुए कोई जो है भवन नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र था और मैदानी क्षेत्र में पत्थर जो है वह मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ियों का क्षेत्र होता है, पठारी के क्षेत्र होते हैं, तो भवन निर्माण में हम लोग पत्थरों का यूज करते हैं, प्रस्तरों का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहां हम ईंटों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर इसलिए पत्थरों का प्रयोग भी नहीं मिला। तो यहां पर हमें मूल रूप से 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग मिलता है, एक कच्ची ईंट और एक जो है वो पक्की ईंट। कच्ची ईंटों का प्रयोग भी जो है वह हमें मिलता है और जो है वो पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। तो भवन निर्माण में हम लोग मूल रूप से पक्की ईंटें जो है वह देखते हैं, जबकि कच्ची ईंटों का भवन के संदर्भ में जो है वह क्या, तो देखिए कुएं जो बनाए गए थे, कुछ कुएं मिले हैं हमें जो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। या फिर आपको मैंने पहले चर्चा की है कि जो किलेबंदी हुआ करती थी, उस किलेबंदी में जो दीवारें होती थी, प्राचीर की दीवारें, वह जो है वह कच्ची ईंटों की जो है वह हुआ करती थी। अब आते हैं हम लोग कि यहां भवन निर्माण में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो पक्की ईंटों के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईंटों को मिट्टी से बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसको बेक किया जाता है। तो बेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। आज हम लोग जो पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, कोयले से बेक किए जाते हैं। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह कोयला का प्रयोग नहीं होता था। तो उस समय जो बेक किए जाते थे वह मूल रूप से लकड़ियों से किए जाते थे, यानी लकड़ी को जलाकर जो किए जाते थे। लेकिन यहां वन के क्षेत्र बहुत सघन नहीं थे। क्यों वन के क्षेत्र सघन नहीं थे? क्योंकि यह बहुत अधिक वर्षा के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। यह 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा का क्षेत्र था, इसलिए जो है यहां बहुत सघन वन नहीं थे। इसलिए जो भी थे उसी से पक्की ईंटें भवन निर्माण में जो प्रयोग की गई। अब देखिएगा कि यहां हमें जो ईंटें भी मिली हैं तो कई प्रकार की ईंटें मिली हैं। जैसे ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 1, 2 और 3। इसमें सबसे उन्नत किस्म की जो ईंटें हैं वो 2 नंबर जो है वह दिखाई दे रही हैं। ये सबसे उन्नत किस्म की ईंटें हैं। तो यह जो पूरी तरीके से जो सभ्यता का विकास है वह हम लोग जो देखते हैं वह जब पूर्ण यौवन अवस्था में सभ्यता है, उस पूर्ण यौवन अवस्था में सभ्यता के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि ये इस समय पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वह मिलता है और वो सबसे उन्नत किस्म के ईंटें। तो जो उन्नत किस्म के ईंटें थे उसकी क्या विशेषता थी कि इस पक्की ईंट जो बनाई गई थी वो लैटेराइट मृदा से बनाई गई थी, लैटेराइट मृदा से। अब ध्यान से समझिए कि हम लोग जो लैटेराइट मृदा जो है वह देखते हैं, जो लैटेराइट सॉइल देखते हैं, तो इस लैटेराइट सॉइल की एक विशेषता होती है कि इसमें, इस सॉइल के अंदर में दरअसल एल्यूमिनियम प्लस फेरस की मात्रा होती है, यानी लोहे का अंश होता है। अब ध्यान से समझिए, मृदा में एल्यूमिनियम का अंश है, मृदा में जो है वो फेरस का अंश है।
तो जिस भी मृदा में एल्यूमिनियम और फेरस का जो है वह अंश हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस मृदा से अगर जो है वह ईंट बनेगी तो वह ईंट जो है वह क्या होगी, बहुत मजबूत बनेगी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष हैं, भग्नावशेष या अवशेष, वो आज भी प्राप्त होते हैं, जबकि गुप्त काल के जो अवशेष हैं वह कम प्राप्त होते हैं। हमें नालंदा महाविहार वगैरह में ही जो है वह हमें कुछ देखने, या विक्रमशिला वगैरह में देखने को मिलता है। हमें भवन जो है वह गुप्त काल के जो है वह देखने को नहीं मिलते हैं। आखिर क्या ऐसी बात थी कि क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि उस समय भी ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन वो ईंट जो है वह दरअसल एलुवियल सॉइल से बनते थे। गुप्त काल में जो ईंट बनते थे वो किससे बनते थे? एलुवियल सॉइल से, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा में जो है वह एल्यूमिनियम या जो है फेरस का अंश नहीं होता है, इसलिए यह जो है वह एक कमजोर प्रकार की ईंट होती थी जो नष्ट हो गई। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट है वो मजबूत है, और वो इतनी मजबूत है क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम और फेरस की मात्रा मौजूद थी, इसलिए वो ईंट आज भी जो है वह मौजूद है। अब ऐसी ईंट जो है, ऐसी लैटराइट मृदा जो है वह कहां से मिलती? तो बलूचिस्तान क्षेत्र में लैटराइट मृदा बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, बलूचिस्तान क्षेत्र में। और हम लोग यह जानते हैं कि बलूचिस्तान क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, तो ईंटों का निर्माण बलूचिस्तान क्षेत्र में होता था, और वहां से पूरे सब जो मुख्य भवन जहां जहां बनने हैं वहां सप्लाई होती थी, ईंटों का व्यापार होता था, तो ये जो है वह सप्लाई होती थी। ईंट भी जो होती थी वह जो है वह अलंकृत ईंटें भी पाई गई हैं, यानी कुछ जो है वह ईंट जो है वह ऐसी हैं जो डेकोरेटेड हैं पहले से ही। जैसे आज हम लोग डेकोरेटेड स्टोन देखते हैं, तो उस समय स्टोन के जगह पर ईंट ही जो वह डेकोरेटेड, यानी उसका जो फ्रेम बनाया जाता होगा उसमें डेकोरेशन पहले से रखा जाता होगा। इसके बाद एल आकार की ईंटें। अब देखिए, एल आकार की ईंटों का क्या जो है वह महत्व है? एल आकार की ईंटें, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि एल एक आकार की ईंटें हैं, अगर एक ईंट जो है वह एल आकार की जो है वह बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये कॉर्नर जो है, इसका ईंट का जो कॉर्नर है वह क्या है? तो मजबूत है। अब नॉर्मली ये एक ईंट का है, और नॉर्मली किसी भी भवन का जो कॉर्नर बनाया जाता है तो ये 2 ईंटों से बनाया जाता है, और यहां पर एक ईंट से। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में एल आकार की ईंट है, तो कॉर्नर एक ईंट से बनी, और आज जो हम लोग बना रहे हैं वह जो है ये 2 ईंट से बनी रही है। तो इसका मतलब है ये कॉर्नर जो है वह क्या होगा? अपेक्षाकृत कमजोर होगा, अपेक्षाकृत कमजोर होगा। लेकिन हाँ, यह निश्चित है कि एल आकार की ईंटों का प्रयोग बहुत विशाल जो है वह मात्रा में हमें नहीं मिला है, बल्कि जो प्रमुख इमारतें हैं जैसे सभा भवन है या अन्नागार हैं, उन सब में हम लोग एल आकार की ईंटों को जो है वह देखते हैं। यानी निश्चित है कि वह कॉस्टली होगा, और कॉस्टली होगा इसीलिए जो है वह जो बहुत प्रमुख इमारतें हैं उन्हीं प्रमुख इमारतों में प्रयोग किया गया होगा। लेकिन निश्चित है कि इससे उस समय के स्थापत्य के बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है कि वह उस समय का स्थापत्य जो है वह एक विकसित सोच के अंतर्गत किया जाता था, ठीक है। अब ये जो एल आकार की ईंटें, जैसे मैंने बताया कि सार्वजनिक भवन, अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, इन सब में जो है वह मिलती थी, और पक्की ईंटों को भी जो है वह हम लोग इन सब में जो है वह बहुलता से प्रयोग जो है वह देखते हैं। आइए देखिए, ये जो है वह स्नानागार का क्षेत्र है, जो मोहनजोदड़ो हम लोग जो है वह देखते हैं। तो इस मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नानागार, और स्नानागार के आसपास ये पूरे भवन जो है वह बने हुए थे, ये चारों तरफ जो है वह ये भवन बने हुए थे, ठीक। आइए इसका एक हम लोग जो है उस स्नानागार का एक कंप्यूटराइज डायग्राम जो है वह देखने जा रहे हैं। इस कंप्यूटराइज डायग्राम में आज जो है अगर वो स्नानागार होता तो कैसा होता, दिखता। तो देखिएगा कि यही स्नानागार जो है वह, जिसमें हम बाथ जो है वह सेक्शन जो है देख रहे हैं, ये बाथ सेक्शन, और उसके किनारे जो है वह चारों तरफ जो है वह जो इमारतें जो है वह बनी गई हैं, यही इमारतें हैं। ये सेक्शन है जो इमारतों का जो है वह सेक्शन है। तो ये सामूहिक, अब निश्चित है कि इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठान में हो सकता है, या किसी जो है वह अन्य पर्पस से, जो भी है, ये एक निश्चित है कि सामूहिक अवसर के लिए ही जो है वह यह था, विशाल स्नानागार का जो है वह। तो ये कंप्यूटराइज डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये आज की स्थिति कैसी जो है वह हो सकती थी। अब देखिए, भवन का जो आकार है, उस काल में जो भवन का आकार है, इस भवन के आकार को देखें हम लोग तो एक कमरे तथा कई कमरे, यानी एक कमरे का भी भवन मिला है और कई कमरे का भी भवन मिला है।
तो जब कई कमरे के भवन हो और एक कमरे का भी भवन हो, तो वह बता रहा है कि समाज में वर्ग भेद मौजूद थे और वर्ग भेद की ओर इशारा करता है। यानी समाज जो है वो वर्ग में बटा हुआ था, कई वर्ग थे, अमीर वर्ग भी थे, गरीब वर्ग भी थे। और निश्चित तौर पर लोअर टाउन और अपर टाउन की जो संकल्पना ही है वो बता रही है कि जो है वो समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग थे। यहां से इस बात की भी पुष्टि होती है कि मकान जो है वह का आकार, कई मकान ऐसे हैं जिसमें 6-6, 7-7 कमरे मिले हैं और कई मकान ऐसे मिले हैं जिसमें 1 कमरे मिले हैं। तो निश्चित है कि अमीर और गरीब ये अलग अलग जो है वह वर्ग थे। कमरों में, भवन के अंदर जो कमरों में अतिरिक्त संरचनाएं भी जो है वह मिलती हैं। अतिरिक्त संरचनाओं में क्या क्या था? तो बरामदा था, मकान के अंदर जो है वह बरामदा था, मकान के अंदर बाथरूम थे, मकान के अंदर अन्नागार था, मकान के अंदर आंगन थे। ये मकान के अंदर, एक मकान के अंदर निश्चित है आज भी अगर हम लोग एक भारत में जो है वह सामान्य जो है वह मकानों को देखें तो सामान्य में हम लोग को ये सब चीजें जो है वह देखने को मिलती है। हाँ, अन्नागार जो है वह आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि फूड की क्राइसिस अब वैसी जो है वह नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए तो जो कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग अपने मकान जब बनाते हैं तो वह जो है वह एक, अभी भी जो है वह एक अन्नागार जो है बनाते हैं जिसमें अनाज जो है वह रखा जाता है। ठीक है। और कुछ भवनों में कई मंजिलें मौजूद थी, यानी कई भवन जो है वह कई मंजिलों के हुआ करते थे। कई जो है वह केवल ग्राउंड फ्लोर के और कई जो है वह कई मंजिलों के भी जो है मिले। खास करके मोहनजोदड़ो से हमें यह प्राप्त हुआ है। यह जो है हम एक उस समय के भवन का एक जो है वह हम लोग कंप्यूटराइज जो है वह आकृति देख रहे हैं कि उस समय जो भवन हुआ करते थे वो आज अगर जो है वो हूबहू अगर हमें मिलते तो कैसे मिलते। तो ये देखिए कि एक ये ग्राउंड फ्लोर देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल रहा है और ये सीढ़ियां जो है वह, ठीक है। तो निश्चित है कि ये उस समय, और ये जो है वह सड़कें हुआ करती थी और इसमें देखिए जो बैलगाड़ी की का हमें जो है वह प्रमाण भी जो है वह मिला है। और उसमें जो व्हील है वो ठोस जो है वह पहिए का, ठोस पहिए का व्हील जो है वह हमें प्राप्त जो है वह मिलता है। तो इस प्रकार जो है वह बैलगाड़ी भी जो है वह है और ये भवन जो है वह इस प्रकार के जो है वह हुआ करते। अगर जो है वो उस समय का भवन हमें हूबहू आज जो है वह मिलता तो इस प्रकार की जो है स्थिति देखने को मिलती हमें। ठीक है। ये जो है वह फिर से ये भी कंप्यूटराइज डायग्राम है जिसमें एक प्रवेश द्वार को दिखाया गया है और इसमें एक लाइन से, एक श्रृंखलाओं से जो है वो भवन को जो है वो दिखाया गया है। और ये भवन जो है दरअसल कहां का है? लोअर टाउन का। ये लोअर टाउन का भवन है, यानी जो निम्न भाग हैं किसी भी नगर के, तो एक उच्च भाग और एक निम्न भाग। तो निम्न भाग में इस प्रकार के जो है वह हुआ करते थे जो है वह, ठीक है। और ये जो है वह हम लोग जल निकास के बारे में बात करें अब, तो ये जल निकास की ये जो है वह नालियां हुआ करती थी। ये नालियां हुआ करती थी जहां से जल निकास की व्यवस्था थी। और आप लोग जो है वह जानते हैं कि प्राचीन विश्व में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें सबसे अच्छे जल निकास की व्यवस्था जो है वह कहां पर थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी सबसे अच्छे। तो इसको अगर हम गौर करके जो है वह देखें तो एक कंपैरेटिव जो है वह आप मैप अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। जो शुरुआती में जो है वह हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसी को मैं फिर से जो है दिखा रहा हूं। आप गौर करके देखिए, एक सभ्यता ये है, दूसरी सभ्यता ये है, तीसरी सभ्यता ये है, चौथी सभ्यता ये है। इन चारों सभ्यताओं को गौर करके देखिए तो चारों सभ्यताओं में यहां पर देखिए वर्षा जो है वह यहां पर कम होती है, यहां वर्षा कम होती है, यहां तो अब यहां अगर वर्षा कम होती है यहां सामान्य होती है और यहां पे भी सामान्य वर्षा होती है। ठीक। तो अब गौर करके देखिए कि अगर यहां वर्षा कम है तो यहां पर वास्तव में जो है वर्षा अगर कम है तो जल निकास की यानी ड्रेनेज प्रणाली की आवश्यकता है ही नहीं। किसी भी जो है शहर में जब जो है जल निकास यानी ड्रेनेज सिस्टम, नालियां तभी बनेंगी ना जब जो है वो वहां वर्षा अधिक होगी। जब वर्षा अधिक ही नहीं है तो वहां जल निकास की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यहां हम जल निकास की प्रणाली का विकास हमने देखा ही नहीं। हाँ, जल निकास की प्रणाली का विकास जो है वह कहां हुआ है? तो आप देखिए यहां पर एक सभ्यता हुआ करती थी जिसे हम क्रीट की सभ्यता कहते हैं, भूमध्य सागर में। ये जो है वह हमारा टर्की है और टर्की के ठीक दक्षिण में जो है वह क्रीट जो है वह एक जो है वह आइलैंड है जो आज साइप्रस के पास जो है वह है, वहां क्रीट। तो क्रीट जो है में हम लोग जो है वह देखते हैं कि क्रीट का क्नोसस नाम का नगर, वहां पर जो है वह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके जैसे नगर निर्माण।
तो निश्चित है कि ये एक द्वीपीय संरचना है, और द्वीप जहां पर होंगे तो द्वीप में जो है वो वर्षा की मात्रा जो है अधिक होगी, और जब द्वीप में वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर जो है वह जल निकास की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो वहां जल निकास की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है और अन्य सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये हुआंगो की सभ्यता जो थी ये बाद की सभ्यता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों ये समकालीन सभ्यताएं हैं, तो इन समकालीन सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ही जो है वह नहीं थी। तो यहां भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह बना, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी नगर जो है वह बने, सभी नगरों में जल निकास की व्यवस्था थी, और ये सारी जो है वह नालियां थी। ये जो नालियां थी तो मुख्य जो है जो सड़क थी, मुख्य सड़क की जो नालियां थी वो कवर्ड हुआ करती थी, वो ढके हुए होते थे। जबकि जो गलियां होती थी, इन गलियों में देखिए ये ओपन नालियां हैं, ये ओपन है, यानी ये हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी नालियां जो है वह ढकी हुई होती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल मुख्य सड़क की नालियां ढकी हुई होती थी। और इसके पीछे कारण था, कारण यह था कि वहां व्यापारिक आवागमन में बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए वहां नालियां ढकी हुई होती थी। जबकि गलियों से व्यापार नहीं होगा, गलियों में जो है वो वाहन नहीं चलेंगे, यानी जो बैलगाड़ी चल रही है वो गलियों में नहीं चलेगी, इसलिए वहां पर ओपन नालियां जो है वह हुआ करती थी और उसकी सफाई वगैरह हो जाते थे। जबकि जो है वह हम लोग जो मुख्य जो है वह सड़क है, मुख्य सड़क पे जो कवर्ड है, वहां पर हम लोग जो है वह एक नरमोखे की व्यवस्था देखते हैं। और नरमोखे का मतलब क्या है? गटर, यानी वो निश्चित है कि एक जो है वह नाली है और इस नाली के पास जो है वह क्या बना दिया गया है, एक जो है वह गटर बना दिया गया है, ताकि ये नाली जो है इसकी गंदगी अगर आए तो इसकी गंदगी यहां नीचे इकट्ठी हो जाए और ये नाली जो है वो प्रवाहित होते रहे, और इस गटर का सफाई जो है वह हम समय समय पर करते रहें। तो इसी को वहां उस समय कहा गया नरमोखे। तो ये नरमोखे की संरचना होती थी, जो हम लोगों को गटर के रूप में आज हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो ये जो है वह उस समय की नालियां थी जो ओपन है, जैसा मैंने बताया ओपन है। ये देखिए, ये गलियों की नालियां हैं, और ये गलियों की नालियां मोहनजोदड़ो की जगह का देखने को मिलता है, और ये हमें ओपन संरचना देखने को मिलती है, ये ओपन संरचना देखने को मिलती है। जबकि जो है हम लोग जो है जो मुख्य सड़क जो है हमने जो बात की वहां पर कवर्ड नालियां थी। तो ये इस प्रकार की जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस प्रकार के नालियों की व्यवस्था हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापत्य जो है वो अपने आप में अनूठा था, और इस अनूठे स्थापत्य को हम लोगों ने कुछ जो है छोटे छोटे जो है वह वीडियो के रूप में जाना, और यह जो है वह इसकी तीसरी और अंतिम श्रृंखला जो है वह थी, यानी तीसरा पार्ट था जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य के बारे में चर्चा कर रहा था। हम लोग फिर से प्राचीन भारत के स्थापत्य में अगली कुछ श्रृंखलाओं में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।